आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी गाइस। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, सौर परिवार की क्या खास बातें हैं और उसके जितने मेंबर्स हैं यानी जितने भी ग्रह उसके अंतर्गत आते हैं उन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना था। तो आज की कक्षा में हम जानने वाले हैं आगे के बचे कुछ टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 के ही। उनमें क्या क्या हम आज डिस्कस करेंगे। आकाशीय पिंड, भारत में बहुत सारे जो वैज्ञानिक अभियान चलाए गए उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे उपग्रह के बारे में। कल हमने बात की थी ग्रह के बारे में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उपग्रह से यानी सैटेलाइट। क्या होता है उपग्रह? ग्रह की परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें ही उपग्रह कहा जाता है। यानी ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। जैसा कि आप इस मेरे पीछे देख रहे हैं, ये क्या है? आपको एक इमेज दिख रही है, उसमें पृथ्वी घूमती हुई दिख रही है, उसके चारों ओर क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का जैसे चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा क्या हुआ? चंद्रमा हो जाता है पृथ्वी का उपग्रह। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उपग्रह। क्लियर हुआ आप सभी को? तो अपने ग्रहों की परिक्रमा करने वाले उपग्रह एक निश्चित कक्षा में निश्चित वेग से घूमते हैं, जिसके प्रत्येक स्थान पर अपकेंद्र बल गुरुत्वीय बल के बराबर और उसके विपरीत हो जाता है। समझ आया आपको उपग्रह क्या होता है? चलिए आगे डिस्कस करेंगे खगोलीय पिंड। ये क्या होता है? यानी खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? आकाश में दिखाई देने वाली पिंड जैसे आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि को खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी जब इन सभी को सम्मिलित रूप से अगर जाना जाए तो इन्हें ही खगोलीय पिंड या फिर आकाशीय पिंड भी इनको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती है, आकाशगंगा, तारे, सभी ग्रह, तो उन सभी को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी जिसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें पाई जाती है। क्लियर हुआ? आकाशगंगा या मंदाकिनी तारों का एक विशाल पुंज होता है, ये तो आप जानते होंगे, जैसे हमने कल भी बात करी थी इसके बारे में। अंतरिक्ष में 10,000 मिलियन आकाशगंगाएं हैं। उनमें से एक जिसमें हम रहते हैं उसका क्या नाम है? दुग्ध मेखला। ठीक है, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल और गैस पाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में। ये तो आप जानते हैं कि बहुत सारे जो ग्रह हैं वो सिर्फ धूल और गैस से मिलकर ही बने होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह। ये आपके एग्जाम में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि उपग्रह क्या होता है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं और क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो जानते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन्हें अप्रधान ग्रह भी कहते हैं या एस्ट्रॉयड भी कहा जाता है। ठीक है, अप्रधान ग्रह या एस्ट्रॉयड भी इन्हें कहा जाता है। सौर मंडल में विचरण करने वाले ऐसे खगोलीय पिंड है
जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्कापिंड से बड़े होते हैं, यानी ग्रह से छोटे और उल्कापिंड से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड है। इनकी स्थिति अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। यानी आपके एग्जाम में दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं उल्का या फिर उल्कापिंड किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको वीक के एंड में आपको क्लास की PDF भी मिल जाती है। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासेस धीरे धीरे हमारे चैनल पर शुरू हो रही है, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा सिलेबस पूरी तसल्ली के साथ कराया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो विश्वास रखिए और बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए। चलिए आगे जानते हैं उल्का और उल्कापिंड किसे कहते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग के साथ जाते हुए पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, जैसे कि आपने रात में देखा होगा टूटते हुए तारे। देखा है आपने कि कोई तारा यदि टूटता है तो उसके पीछे एक लंबी सी पूंछ दिखाई देती है जलती हुई, तो वो क्या होता है, उल्कापिंड होते हैं वे। टूटते हुए तारे भी उन्हें बोलते हैं हम, या फिर लूका। आपके एग्जाम में अगर लूका पूछा जाए, लूका क्या है, या उल्कापिंड पूछा जाए, या टूटता हुआ तारा, तो बात एक ही है, ठीक है। अंतरिक्ष में भ्रमण करते समय क्षुद्र ग्रह अक्सर एक दूसरे से टकरा कर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में बट जाते हैं, और वही छोटे छोटे हिस्से यानी उसके अवशेष पृथ्वी की ओर तेजी से गिरते हैं, जिससे क्या होता है, वे इतनी अधिक तेज़ गति से होते हैं कि वो चिंगारी की तरह जलते हुए नीचे गिरते हैं। इसीलिए इन्हें उल्का या उल्कापिंड भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह के बारे में हमने अभी जाना, क्या है ये, क्या है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, और ये उल्कापिंड से कुछ बड़े और ग्रह से थोड़े छोटे होते हैं, और ये जब परिक्रमा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं सौरमंडल में, तो आपस में टकराकर ये छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं, जिन्हें यानी क्षुद्र ग्रह के छोटे हिस्सों को ही उल्कापिंड कहते हैं। समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉमेट यानी धूमकेतु किसे कहते हैं। अंतरिक्ष में दो तरह के पिंड घूम रहे हैं, एक उल्कापिंड जिसके बारे में हमने अभी बात की, और दूसरा है धूमकेतु। धूमकेतु को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि आप सभी ने अपने बचपन में अपनी दादी नानी की कहानियों में सुना होगा, जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसके पीछे जलती हुई पूंछ दिखाई देती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक पूंछ होती है जो जलती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं। उल्कापिंड की अपेक्षा धूमकेतु ज़्यादा तेज गति से घूमते हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल के अंतिम छोर पर अरबों धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सौरमंडल बहुत बड़ा है, तो उसमें अरबों धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। धूमकेतु को सूर्य की एक परिक्रमा करने में हजारों या फिर कभी कभी तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। हालांकि कुछ धूमकेतु ऐसे भी हैं जिन्हें 100 या सैकड़े वर्ष भी लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। तो आपने जाना धूमकेतु क्या होता है, यानी कॉमेट क्या होता है, समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे आकाशगंगा के बारे में, यानी गैलेक्सी। आप सबसे पहले इमेज के थ्रू समझिए। आपके मेरे ऊपर जो ये इमेज दिख रही है आपको, इसमें सबसे पहले देखिए जहाँ पर गैलेक्सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक क्या है कि एक स्टार है जो कि बहुत थोड़ा शाइनिंग कर रहा है ज़्यादा, तो उसको नोटिस करते हुए ऊपर पूरा क्या दिखाया गया है, सौरमंडल, ठीक है। वो तारा जो एक छोटा सा चमकता हुआ तारा दिख रहा है, उसको डिनोट किया गया है पूरे सोलर सिस्टम से, और सोलर सिस्टम के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं वो है प्लैनेट। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें गैलेक्सी के इतने छोटे से हिस्से में समाई हुई है। तो यानी अब गैलेक्सी यानी आकाशगंगा कितनी बड़ी होगी, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस इमेज में आप ध्यान से देखिए। चलिए एक बार जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि आखिर ये है क्या।
एक आकाशगंगा तारों, तारकीय अवशेषों, गैस, धूल सभी चीज़ों से बनी होती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह पे ये इकट्ठा रहते हैं। अंग्रेजी का गैलेक्सी शब्द ग्रीक आकाशगंगा से लिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि गैलेक्सी वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो ये ग्रीक वर्ड आकाशगंगा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मिल्की, जो मिल्की वे का एक संदर्भ भी है। यानी आप जानते होंगे कि हमारी आकाशगंगा को, जिसमें कि सूर्य और ये सभी ग्रह है, किस नाम से जानते हैं? मिल्की वे। जबकि भारत में आकाशगंगा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका हमारे पुरातत्व ग्रंथों में उल्लेख भी है। एक आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों और उनके सौर प्रणालियों का एक विशाल संग्रह है। विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण एक आकाशगंगा इन सबको एक साथ बांधकर रखती है। जैसा हमने अभी बात की, क्या है आकाशगंगा? क्या है? बहुत सारी गैस, धूल और अरबों सितारों का क्या है? संग्रह है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक जगह बंधा हुआ रहता है। ठीक है, ये बिखरता नहीं है, एक जगह बंधा हुआ रहता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और हमारी आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? गैलेक्सी को मिल्की वे के नाम से। समझ गए आप? आगे बढ़े। भारत के कृत्रिम उपग्रह, यानी भारत ने भी कई सारे उपग्रह बनाए, कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई। उनमें कौन कौन से प्रमुख है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं, उन्हें ही हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखने के लिए बुक में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है जिससे लोड आपके ऊपर बहुत कम हो और वही चीज़ें हम जानें जो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात हम कर रहे हैं। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को रूस के अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपित किया। ठीक है, रूस के अंतरिक्ष यान के द्वारा प्रक्षेपित किया था। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को। भारत के इस कृत्रिम उपग्रह का नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। तो इसका मतलब क्या है कि पहला उपग्रह जो कि भारत के द्वारा बनाया गया उसका नाम था आर्यभट्ट। इसका भार 3560 किलोग्राम है। यह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। आप इमेज में इधर देख सकते हैं, ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है। आर्यभट्ट इसका नाम रखा गया था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया। 19 अप्रैल 1975 को इसे रूस के अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित किया गया था अंतरिक्ष में। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं और कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। कुछ जो मुख्य आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें ही हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं आर्यभट्ट की। 1975 ईस्वी में इसको प्रक्षेपित किया गया था। कौन से प्रक्षेपण केंद्र से? पूर्व सोवियत संघ का बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र के से इसको प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य क्या था इसको प्रक्षेपित करने का? वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग, खगोल प्रयोग तथा एक्सरे, ये सब इसका क्या था? उद्देश्य था इसको प्रक्षेपित करने के पीछे, ये कारण थे। आगे बात करते हैं भास्कर 1। ये 1979 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था या बनाया गया था। बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से ही इसको भी प्रक्षेपण केंद्र इसका कहाँ है? बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र। पहले वाले का भी यही था। उसके बाद बात करें, इसका उद्देश्य था जल विज्ञान, हिमस्खलन और समुद्र विज्ञान, इन सभी का अनुसंधान करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद कौन सा उपग्रह बनाया गया? आर्टिफिशियल। उसकी बात करें तो वो था भास्कर द्वितीय, जिसको 1981 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया बैकानूर के ही अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। और समुद्री सतह का ताप या समुद्र की स्थिति, बर्फ गिरने तथा पिघलने जैसी घटनाओं का व्यापक विश्लेषण करने के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था, बनाया गया था। उसके बाद रोहिणी RS-1 ये बनाया गया। 1980 में इसको प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। यानी अपने जो प्रक्षेपण यान है उसका प्रक्षेपण करने के लिए ही इसको ले जाया गया था। मेन उद्देश्य यही था कि जो भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान बनाया गया था SLV-3, इसको ही चेक करने के लिए या फिर इसका प्रक्षेपण करने के लिए ही इसका यूज़ किया गया था। समझ गए आप सभी? तो कौन कौन से प्रमुख उपग्रह कृत्रिम उपग्रह भारत के अंतर्गत निर्मित हुए जिनको आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है? तो कौन से है? आर्यभट्ट, भास्कर 1, भास्कर 2 और रोहिणी RS। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह से कुछ पूछा जाता है तो आप इस तरह से 4-5 लिख दीजिए, बहुत अच्छा होगा। आगे बात करते हैं, थोड़ा कुछ हटके टॉपिक है। ये बात करेंगे हम परछाया एवं उपछाया के बारे में। ये क्या होता है? उर्बा एवं पेनुम्ब्रा, इनके बारे में हम जानेंगे ये क्या होता है और किस तरह से इसका काम होता है, पूरा सभी इस चीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं परछाया एवं उपछाया के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर में। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरणों के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, जैसे जिस प्रकाश जो है बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता या फिर आर पार नहीं निकल सकता, अपारदर्शी वस्तु वही होती है यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता या प्रकाश जिससे ट्रांसफ़र नहीं होता। तो प्रकाश की किरणें आगे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के सामने रख दी गई है। ये एक प्रैक्टिकल की थ्रू समझिए आप। वस्तु के आगे परछाई रहने पर पर्दे के प्रकाशित भाग के बीच में कुछ ऐसा होता है, जैसा कि आप इमेज में इधर देख सकते हैं, जो काला दिखता है क्योंकि वह अंधकार रहता है, क्योंकि वहाँ अंधकार रहता है। क्यों रहता है वहाँ अंधकार? क्योंकि इसके बिल्कुल एकदम सामने अपारदर्शी वस्तु रख दी गई है। तो अगर इधर से मान लो लाइट आ रही है, उसके सामने कोई हमने बॉल रख दी है, ठीक है, और फिर उसके पीछे क्या होगा? एकदम से घना अंधेरा होगा, ठीक है। उसकी एक परछाई बनेगी जिसमें घना अंधेरा होगा और बाकी अगर देखें तो थोड़ी थोड़ी परछाई बराबर में भी रहेगी, लेकिन उसके एकदम पीछे बिल्कुल घना अंधेरा होगा। इस भाग को छाया कहते हैं। यानी जहाँ पर घना अंधेरा है, जो डार्क प्लेस है, उसे बोलेंगे छाया। छाया की लंबाई तथा आकार किस चीज़ पर निर्भर करता है उसकी एक बार जान लेते हैं। प्रकाश के उद्गम पर अपारदर्शी वस्तु के आकार तथा प्रकाश के उद्गम तथा वस्तु के बीच की दूरी जितनी है उस पर निर्भर करता है कि छाया का आकार कितना होगा। जब प्रकाश का उद्गम बिंदुत्व हो जाता है तो उससे बनने वाली छाया में एक जैसा अंधकार रहता है। जब प्रकाश के उद्गम का विस्तार रुकावट की अपेक्षा बड़ा हो तो छाया के मध्य भाग में प्रकाश एकदम नहीं पहुंचने के कारण वहाँ पर क्या होता है? पूर्ण अंधकार रहता है। यह परछाया कहलाता है। और जिस भाग में अंशतः प्रकाश पहुँचता है, यानी एक हिस्सा तो ऐसा हुआ जहाँ पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं गया, उसको तो हम कहेंगे परछाया। लेकिन एक हिस्सा उसका ऐसा है जहाँ पर अंशतः यानी कुछ कुछ प्रकाश की किरणें वहाँ तक पहुँच रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? उपछाया। जैसे कि आप ऊपर इमेज में देखिए, जो बीच वाला हिस्सा है डार्क है ज़्यादा, उसको हम बोलेंगे परछाया, और जो बाहर वाला है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उपछाया। अब आप सोच रहे होंगे इसको जानने की क्या ज़रूरत थी? इसको जानने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, वो कुछ इसी के बेसिस पर होता है, इसीलिए आपको पहले इसके बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बाद हम जानेंगे सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है और किस तरह से होता है, पूरा बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये हम जानते हैं, तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी लगाती है सूर्य के चारों ओर चक्कर और चंद्रमा लगाता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर। इस क्रम में क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सिहिद में आ जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, क्या है? तीनों एक सिहिद में आ जाते हैं जब ऐसे चक्कर लगाते हुए कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य होता है चंद्रमा, तब चंद्रमा की परछाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, और पृथ्वी के मध्य क्या है? चंद्रमा होता है। चंद्रमा की परछाया पृथ्वी के मध्य में पड़ती है, तब चंद्रमा की परछाया पृथ्वी के अनुसार स्थान बनाती है
पृथ्वी के इस स्थान को सूर्य दिखाई नहीं देता है तथा अंधेरा हो जाता है। इस घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सो क्या आप जानते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। और किस तरह से? जैसे सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, तो इस तरह से परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं तो तब होता है सूर्य ग्रहण। और इसमें होना ज़रूरी ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, और सूर्य से पड़ने वाली जो किरणें होती है वो डायरेक्टली पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। उनको क्या होता है, बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और उस हिस्से पर रहता है अंधेरा। चंद्रमा जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो डायरेक्टली उसकी रेज सन की अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, तो तब क्या होता है, उस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्योंकि चंद्रमा की जो परछाई होती है वो पड़ती है पृथ्वी पर और पृथ्वी के उस हिस्से में अंधेरा रहता है, तो इसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। समझ आया आपको किस तरह से होता है? आप इधर इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, इधर सन है, उसकी रेज डायरेक्टली पृथ्वी पर पहले पड़ रही थी, लेकिन क्या हुआ, जब परिक्रमा करते हुए ये एक दूसरे की, इनके बीच में आ जाता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा इनके बीच में आया तो सन की रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि बीच में है मून। तो अब क्या हुआ, जब बीच में एक कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, जैसे हमने अभी इससे पहले जाना था परछाया के बारे में, तो क्या होता है कि बीच में जो अपारदर्शी वस्तु आई है उसकी परछाई पड़ेगी जो उसके पीछे कुछ भी चीज़ें रखी है उस पर। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चांद की परछाई पड़ रही है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के उस हिस्से पर जहाँ चांद उसके सामने उसकी जो है सन की रेज रोक रहा है पृथ्वी तक आने में, तो वहाँ क्या हो रहा है कि पृथ्वी के उस हिस्से पर पूर्णतः अंधेरा है। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। और ये कब होता है? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। चलिए अब हम जानेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। क्लियर है? सूर्य ग्रहण समझ आया किस तरह से होता है। अब हम जानेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। तो जैसा कि हमने बात की, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, लेकिन चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा की रात को। ठीक है, वो किस तरह से कि जब ये एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, चंद्रमा पृथ्वी और पृथ्वी करती है सूर्य की, तो तब क्या होता है कि कई बार बीच में पृथ्वी आ जाती है और बैक साइड में रह जाता है चंद्रमा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है और उसको पूर्ण रूप से ढक लेती है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। जब कभी पूर्णिमा की रात में सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी एक सीध में होती है तो चंद्रमा, जैसे कि आपने इस इमेज में देखा है, के अनुसार सूर्य द्वारा बनी पृथ्वी की परछाया से होकर गुजरता है। ठीक है, जिससे चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अंशतः चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस घटना को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो उसके कुछ भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और वह भाग दिखाई देने लगता है, तो वहाँ होता है खंड चंद्र ग्रहण। यानी जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम पीछे होता है तो क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि जो बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वो जो सन की रेज है डायरेक्टली चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पर अंधेरा होता है, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ हो जाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है परिक्रमा करता हुआ तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है, उस पर आंशिक रूप से सूर्य की किरणें आती है, तो वहाँ वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, तब क्या होता है, खंड चंद्र ग्रहण उसे बोलता है। क्लियर हुआ आपको? पूर्णिमा की रात को होता है चंद्र ग्रहण, इतना समझ आया? ओके, अब आपके लिए लास्ट में क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज की क्लास में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। सो टुडेज क्वेश्चन इज, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था, जो कि कृत्रिम उपग्रह था, भारत में ही बना था, और इसे कब लॉन्च किया गया था?
बिल्कुल सही इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हालांकि ऑप्शंस की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। भास्कर 7 जून 1979, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975, रोहिणी 25 अप्रैल 1975 या इनसेट 10 अप्रैल 1978। इनमें से कौन सा होगा सही जवाब, वही आपको बताना है। सो गाइज, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। अपने अच्छे विचार हमारे साथ शेयर करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है सो थम्स अप कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।